आज हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ही खास है क्योंकि सबसे खास मेहमान जो है आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। चर्चा जब शुरू होती है आजकल आपकी तो वो बात होती है लैंड जिहाद पे। सरकारी जमीनों पर कब्जा हो जाए और कब्जा भी जिहाद, कहीं पर लाल कपड़ा डालना, कहीं पीला कपड़ा डालना, कहीं हरा कपड़ा डालना। देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं करते। पहाड़ अगर हम ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ भी काफी है कब्जा। कैसे यहाँ पर राशन कार्ड बने, कैसे यहाँ पर आधार कार्ड बन गया, कैसे उनके वोटर आईडी बन गई, कैसे बिजली के कनेक्शन मिल गए। देवों की भूमि है तो देव ही वास करने चाहिए। लव जिहाद का भी एक किस्सा हम आजकल सुन रहे हैं। मैं कहूँगा पाप हमारी बहन बेटियों के जीवन के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा था। कहीं नाम छुपाकर, नाम बदलकर, अपनी पहचान छुपाकर। हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा उनका योगदान है। प्रधानमंत्री जी का यहाँ से विशेष लगाव है देवभूमि से, उत्तराखंड से। घाम तापों का जिक्र किया। आज हम घाम तापों में पॉडकास्ट कर रहे हैं। आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोग ये भी जान जाए कि भाई ये जो अच्छी सुनहरी धूप होती है बिल्कुल मलमली धूप जिसको कह सकते हैं, वही घाम है जिसको हम ताप सकते हैं। सबको आमंत्रित करता हूँ, आए हो उत्तराखंड में, बहुत अच्छे स्थान हैं यहाँ। खटीमा या फिर चंपावत या कोई और चैलेंजिंग वाली जगह? खटीमा की जनता ने मेरी शुरुआत करवाई। चंपावत के लोगों ने 94% मत देकर मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। मन में बहुत दिनों से था कि मैं अपने जन्म स्थान पर जरूर जाऊं। अब भावुक बहुत जल्दी हो जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी लक्ष्मण जी से कहा था, जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान है। शायद धामी जी अपना टेन्योर पूरा ना कर पाए इस तरह की। मुझे लोग बोल रहे थे कि 6 महीने में पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये भी डेट दे दी जाती थी। 4 नाम चलते हैं, कभी 10 नाम चल जाते थे। धीमे धीमे नहीं, धामी धामी। नजरें बदल दीजिए, नजारे बदल जाएंगे। खुद को बदल दीजिए, सितारे बदल जाएंगे। अरे कश्ती बदलने से क्या फायदा, दिशा बदल दीजिए, किनारे बदल जाएंगे। पंचप्रयाग उत्तरकाशी सबछन हमारा अधाड़ी, सभे ठुलो हिमालय याछू कैलाश जका पछाड़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका रायशुमारी में और मैं हूं ऋतु बिष्ट। और आज आपका स्वागत करती हूं देवभूमि से, जहां नदियों में आस्था बहती है, जहां हर पहाड़ एक कहानी को कहता है, जहां का हर रास्ता एक संघर्ष की कहानी को कहता है। और आज हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ही खास है क्योंकि सबसे खास मेहमान जो है आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो गांव की पगडंडियों से निकले और फिर शासन की इस ऊंचाई तक यहाँ पर आप पहुंचे हैं और एक सोच, एक नई दिशा उत्तराखंड को देने वाले हैं। आज की जो हमारी बात होगी राजनीति से जुड़ी हुई थोड़ी बहुत होने वाली है, लेकिन ये बात होगी जमीन की, जड़ों की और जनभावनाओं की। और जिनके साथ जनभावनाएं जो जुड़ी रहती हैं वही हमारे साथ है, तो क्या ही कहने। पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने व्यस्त में से अगर कुछ समय मिल जाए तो उसके लिए बहुत ही आभार हैं हम आपके। अब अगर हम आपकी बात करें, चर्चा जब शुरू होती है आजकल आपकी तो वो बात होती है लैंड जिहाद पे, डेमोग्राफी को लेकर। पहले तक ये जो चर्चा थी नहीं होती थी, पहले की हमने कई सरकारों में, या हम कहें कि 2 से 1 साल पहले हमने इन शब्दों को नहीं इतना सुना था। आजकल बहुत चलन में है, आजकल बहुत उत्तराखंड का अगर जिक्र आता है तो यही वाली बातें सबसे ज़्यादा आती हैं। तो आपको ऐसा क्या लगा कि इस पर आपने एकदम अपना फोकस जो है घुमा दिया है, विपक्ष तक में इस मुद्दे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है? देखिए ऋतु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है, आपकी पूरी टीम का, आपके सभी जो भी हमारे लोग, दर्शकगण सब जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आपके पॉडकास्ट को देखते हैं, सुनते हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और ये देवभूमि है, देवभूमि का अपना एक अलग स्वरूप है। बिल्कुल। और ये केवल देवभूमि वासियों के लिए नहीं, देवभूमि वासियों के साथ साथ पूरे देश और दुनिया में जब भी देवभूमि उत्तराखंड की बात आती है, आपका भी मूल यहीं से है जी।
आपका मायका भी यहीं हुआ और ससुराल भी यहीं ससुराल चला। भी यहीं। बिल्कुल। तो इसलिए आपको बहुत बताना नहीं है, लेकिन आपके जो लोग इसको सुन रहे हैं पॉडकास्ट को, उनको ज़रूर ये बात ध्यान में आनी चाहिए। एक तो हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं, किसी के प्रति हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन जब भी आप भी कहीं जाती होंगी, आप कहती होंगी कि मैं देवभूमि उत्तराखंड से मेरा जन्म हुआ, मेरा पैतृक स्थान है। अगर ऐसे अनजान व्यक्ति को भी आप देवभूमि उत्तराखंड के बारे में बताएंगी तो उसके चेहरे के उनके भाव बदल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसी समय सोचने की जो दृष्टि है वो अलग हो जाती है। मतलब देवभूमि का मतलब है कि साफ देवभूमि, स्वच्छ देवभूमि, पवित्र देवभूमि और देवों के सबसे नजदीक का स्थान, जहाँ देवता कण कण में विराजमान है, कण कण में शंकर का वास है। हर स्थान किसी न किसी देव की कृपा से आच्छादित है। ऐसी देवभूमि में अगर अतिक्रमण हो जाए, सरकारी जमीनों पर कब्जा हो जाए, और कब्जा भी जिहाद, जिहाद क्या है? संघर्ष करना। और संघर्ष ऐसी चीज के लिए किया जाए जो अच्छा ना हो, जबरदस्ती करना, उसके लिए माने किसी भी कीमत पर उसको करना है, भले ही वो ठीक नहीं है। सरकारी जमीन पर कब्जा करना है, ये अच्छी बात तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी नहीं मानेगा अच्छा, लेकिन करना है तो जिहाद करना है। तो ये एक सुनियोजित बड़ा षड्यंत्र था देवभूमि के अंदर, सुनियोजित तरीके से जमीनों को कब्जाना, कहीं पर लाल कपड़ा डालना, कहीं पीला कपड़ा डालना, कहीं हरा कपड़ा डालना, देवभूमि की पवित्रता को खराब करना। अब मुझे लगता है कि ये काम पहले ही होना चाहिए था, लेकिन मैं इसके लिए किसी को ये नहीं कहता कि किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन मैं इस जिम्मेदारी पर आया, मेरी पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राज्य की जनता ने हमको यहाँ पर काम करने का अवसर मिला, उनके आशीर्वाद से हमको। तुमने कहा कि देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे, यहाँ की पवित्रता को खराब नहीं होने देंगे। बिल्कुल। और ऐसे अतिक्रमण को हमने चिन्हित करने का काम किया कि मतलब कितना अतिक्रमण है, कहाँ का है। बड़ी संख्या में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, फॉरेस्ट की जमीनों पर अतिक्रमण, रेवेन्यू की जमीनों पर, सिंचाई विभाग की, पीडब्ल्यूडी की, तमाम जितने सरकारी विभाग हैं, हमने उनको कहा कि जो व्यवस्था है विधि व्यवस्था के अनुसार सबको वही नोटिस वोटिस दीजिए और सबको बताइए कि आप लोगों ने इसमें गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है, ठीक है, हटा दीजिए इसको। नहीं हटाया तो प्रशासन ने कार्रवाई उसको कानून के तहत कार्रवाई करी और अतिक्रमण हटाया। और 10,000 एकड़ से भी अधिक जमीन उत्तराखंड के अंदर, जितना उत्तराखंड है उस हिसाब से 10,000 एकड़ बहुत होती है अभी तक। 10,000 से अधिक जमीन, एकड़ से अधिक जमीन अभी तक कब्जे से मुक्त हो गई है। लेकिन ये अभियान अभी हमारा चलेगा जब तक देवभूमि पूरी तरह से पवित्र नहीं हो जाएगी, पूरी तरह से उसकी साफ सफाई नहीं होगी, तब तक ये अभियान चलता रहेगा। और इस अभियान का हमारा प्रभाव ये पड़ा है कि अब लोग स्वयं भी, जिन्होंने ऐसे कब्जे किए हैं, वो स्वयं हटा रहे हैं, खुद ही अलर्ट हो गए हैं, चेत गए हैं। जी, हटा। अच्छा, ये इसको हम देखें तो मैदानी इलाकों तक तो हम देख रहे हैं कि हरिद्वार में इस तरह का एक्शन हो रहा है, उधम सिंह नगर में हो रहा है, और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर रुड़की में हुआ है इस जगह। लेकिन पहाड़ अगर हम ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ भी काफी है कब्जा, लेकिन इतना अभी लोग अवेयर नहीं है, या अवेयर हुए तो कुछ वीडियोस हमारे सामने आ रही है। हाल में नैनीताल या भवाली के रास्ते में एक ऐसे कोई मजार टाइप की देखी गई। तो ऐसे में ऊपरी के जो इलाके हैं उनको कैसे चिन्हित किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल आप जैसे लोग जो बताते हैं, उन्होंने, मुझे भी किसी ने वीडियो भेजा कि चूंकि ये भीमताल और भवाली के पास में जो है, बीच में जो सरकारी जमीन पर इस प्रकार का निर्माण कर लिया गया है, उस पर भी चल रहा है, जल्दी ही वो भी साफ होगा। और पहाड़ों में भी अब लोग जो है बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल। और अपने मकान किराए में देने से पहले भी 10 बार पूछताछ पहचान ली जाती है। हाँ, पहचान ली जा रही है, पूछताछ की जा रही है। और सरकार के स्तर पर भी हम पिछले 10 सालों का पूरा एक सत्यापन कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर राशन कार्ड बने, कैसे यहाँ पर आधार कार्ड बन गया, कैसे उनके वोटर आईडी बन गई, कैसे बिजली के कनेक्शन मिल गए,
कैसे ज़मीनों पर बेड गए, पट्टे मिल गए, ये मिल गए, तो सब पर जांच कर रहे हैं। और देखिए इसमें चूंकि सफाई एक बार करनी है तो ठीक से होगी। ये और जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पर ले लिया। हाँ, मैं देवभूमि के देखिए लोग भी चाहते हैं, और देवभूमि के साथ साथ देश और दुनिया के लोग भी चाहते हैं कि देवभूमि पूरी तरह से पवित्र रहनी चाहिए। देवों की भूमि है तो देव ही वास करने चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए साफ सफाई होनी चाहिए। और हम तो बहुत शांति से रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। लेकिन कोई कानून को भी ना तोड़े, कोई इस प्रकार का काम न करे जिससे देवभूमि की चीजें खराब होती हैं। तो लैंड जिहाद पे तो आपका एक्शन है ही तगड़ा, और लव जिहाद का भी एक किस्सा हम आजकल सुन रहे हैं, और आज भी आप भी सुन रहे होंगे। और ये जो है, हम ऊंचाई वाले इलाकों की जो बात करें, वहीं से इस तरह के लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, तो उस पर क्या आप एक्शन लेने वाले हैं? उसके लिए देखिए हमने पहले से, क्योंकि ये मामले काफी दिनों से आ रहे थे और हमारी बहन बेटियों के जीवन के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा था। कहीं नाम छुपाकर, नाम बदलकर, अपनी पहचान छुपाकर, कुछ दिखाकर, छद्म बेस जिसको बोलते हैं, छद्म रूप में आकर उनकी भावनाओं से खेलना, उनको लुभाना तरह तरह से, चूंकि और फिर उनको ले जाना कहीं इधर, धर्म परिवर्तन करवाना और पूरी जिंदगी उनकी तबाह कर देना। बाद में उनके पास भी जीवन में रोने के सिवा बिल्कुल कुछ नहीं बचता है। ने ये भी तय किया कि हमारी बहन बेटियां भी यहाँ की, ये भी जागरूक हों, उनके माता पिता भी जागरूक हों, और इस प्रकार की घटनाएं ना हो। जहाँ उनका भी अपना दायित्व है, वहीं सरकार का भी दायित्व है कि सरकार भी इस दिशा में काम करे, ठोस काम करे। हमने धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून भी बनाया है, और उस कानून में हमने सख्त प्रावधान किया है कि 10 साल की सजा तक का भी हमने इसमें प्रावधान कर दिया है। कहीं भी ऐसी सूचना मिलने पर तत्काल जो है गिरफ्तारी, तत्काल जो है उस पर कार्रवाई, जिससे कि देवभूमि के अंदर इस प्रकार का जो मैं कहूँगा पाप, बिल्कुल, बहन बेटियों की जिंदगी के साथ खेलना, उनके भविष्य को खराब करना, ये न हो पाए। और इसके खिलाफ भी हमने कहा है कि हम सख्ती से, कहीं पर भी ऐसे मामले आते हैं तो पूरी सख्ती के साथ हमारी कानूनी कार्रवाई होती है। और इस पर एक जो बड़ा एक्शन वो यूसीसी के जरिए हम कहें कि बोले, आपने जब यूसीसी को लेकर सोचा था, जिस दिशा में कदम उठाया था, क्या आपको लगता है वो जो डायरेक्शन है, वो जो दिशा है वो ठीक जा रही है अभी उत्तराखंड के हिसाब से? बिल्कुल, देखिए यूसीसी, देखिए सबको समानता का अधिकार मिले, सबको कानून का अधिकार मिले। और यूसीसी क्या है कि भारत के संविधान में इसका प्रावधान है। हमने कोई अलग से ऐसा काम नहीं किया है कि जो संविधान के अंदर जिसका प्रावधान न किया गया हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान है। संविधान बनाने वालों ने इसकी व्यवस्था की है, और हमने, हमारी पार्टी का भी देश की आज़ादी के बाद से लेकर लगातार ये संकल्प रहा कि देश के अंदर यूसीसी लागू होना चाहिए। शुरू से जो हमारे प्रमुख बिंदु थे उसमें से एक बिंदु यूसीसी भी था। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव में गए, और चुनाव में हमने उत्तराखंड की जनता को वचन दिया कि हमारी सरकार बनते ही हम यूसीसी लागू करने का काम करेंगे जी। और हमने अपना वचन निभाया। और देखिए, ये किसी को टारगेट करने जैसा नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि धर्म के आधार पर बहन बेटियों के साथ अन्याय, उनके साथ अत्याचार, उनके साथ तमाम प्रकार का अमानवीय व्यवहार, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। और यूसीसी 50% जो देश की जनसंख्या है, हमारी मातृशक्ति महिलाएं, उनके लिए 100% का कानून है। सुरक्षा का कानून भी है, महिलाओं के साथ साथ अन्य लोगों की भी सुरक्षा है, बच्चों की भी सुरक्षा का प्रावधान है, बुजुर्गों के लिए भी प्रावधान है। सभी का ध्यान में रख के यूसीसी बनाया गया है। और ये गंगा तो यहाँ से निकली है, देवभूमि से जैसे गंगा निकलती है, वो सबको कुछ न कुछ लाभ देती है, जल जीवन देती है, उसी प्रकार से ये गंगोत्री भी यहाँ से निकलकर सभी प्रदेशों को भविष्य में लाभ देगी।
बिल्कुल। तो आपकी जो चर्चा है वो लगातार होती रहती है, जैसे कि हमने यूसीसी की ज़िक्र किया या भूमि का जो ज़िक्र किया, लैंड को लेकर हमने कहा। तो एक तो आप आइडल के तौर पे कहीं न कहीं फिट होते जा रहे हैं। यूसीसी की हम और स्टेट में भी देखते हैं, वहाँ पे कहा जाता है कि उत्तराखंड से सीखो। उत्तराखंड में किस तरह की चीज़ें अब लागू की जा रही हैं और अब जो धाकड़-धामी वाली जो छवि हम देख रहे हैं और जो बुलडोज़र एक्शन आपका देख रहे हैं, यूपी में तो अलग वहाँ पे एक्शन चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर भी प्रदेश में भी हम ये देख रहे हैं। आपको लगता है कि अभी कुछ हाल फिलहाल में जो पूरा सिनेरियो है उत्तराखंड का, वो और स्टेट में हम कहें नेशनल या इंटरनेशनल लेवल में चेंज हुआ है काफ़ी? देखिए, ये ज़रूर है कि पहले उत्तराखंड को चूँकि एक छोटा राज्य के रूप में लोग ऐसा मतलब है ही हमारा राज्य। हाँ। तो भौगोलिक रूप से एक हाँ। देश की आबादी का एक छोटा राज्य है हमारा, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारा देखिए बहुत प्राकृतिक दृष्टि से, अन्य दृष्टियों से बहुत समृद्ध भी रहा है। यहाँ हिमालय है, जहाँ गंगा, यमुना, आदि कैलाश, गंगोत्री, यमुनोत्री, हमारे चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहब, जागेश्वर धाम, पूर्णागिरी मैया, बाराही मैया, जागनाथ, बागनाथ, उधर गोलजू, चितई देव, पेता, यहाँ धारी देवी, धारी देवी, यहाँ पर हमारे सुरकंडा मैया का है, अलग अलग स्थान है। यहाँ त्रिजुकी नारायण है, यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है, उत्तरकाशी में विश्वनाथ जी का मंदिर है, हनौल में महासू महाराज का बड़ा कृपा है, तो हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसे स्थान है। लेकिन आज उत्तराखंड देश के अंदर बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं, बहुत सारे ऐसे नवाचार हैं जो पूरे देश के लिए अब उदाहरण बन रहे हैं। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा उनका योगदान है। प्रधानमंत्री जी का यहाँ से विशेष लगाव है, देवभूमि से, उत्तराखंड से। और वो भी कोई अवसर जो विशेष होता है उसमें उत्तराखंड को अवश्य वो स्मरण करते हैं। बिल्कुल। अभी उन्होंने हमारी जैसे शीतकालीन यात्रा, हाँ, उसको बढ़ावा दिया, इसका उन्होंने अभी वो शामिल भी हुए और अभी मन की बात के कार्यक्रम में भी उनका विस्तार से उल्लेख किया। अभी राज्य हमारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो नीति आयोग भारत सरकार का जो यूएनओ के द्वारा जिसका प्रावधान है, उस रैंकिंग में, इंडेक्स में भी पूरे देश में हमको पहला स्थान मिला है। बिल्कुल। घाम टापू का जिक्र किया, आज हम घाम टापू में पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये घाम टापू देवभूमि में ही है। घाम टापू में देखिए, अब आप लोग एनसीआर से आए हैं तो आपको फर्क तो मासूम तो नहीं रहा है। बिल्कुल। AQI आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर कितना है, और इतनी शानदार जो घाम है, शानदार धूप है। आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोग ये भी जान जाए कि भाई ये जो अच्छी सुनहरी धूप होती है बिल्कुल मलमली धूप जिसको कह सकते हैं, वही घाम है जिसको हम ताप सकते हैं। और तापने से वो शारीरिक रूप से कई प्रकार से जो है, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, में स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत फायदा करता है, बहुत लाभ। मतलब अब यहाँ से हम दिल्ली एनसीआर जाएंगे तो स्वच्छ ही होके जाएंगे। आप अगर कल से आए होंगे 2 दिन में, 3 दिन में आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी और अगले 2-4 महीने की ऊर्जा बनी रहेगी आपके अंदर। हाँ। तो इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि सबको आमंत्रित करता हूँ, आए हो उत्तराखंड में, बहुत अच्छे स्थान हैं यहाँ। हैं सभी स्थानों पर, यहाँ से जाएंगे, देहरादून से मसूरी है, ऋषिकेश है, हमारे इधर चक्राता का क्षेत्र है, उधर चौपता का क्षेत्र है, औली है, आगे जाएंगे तो नैनीताल है, रामनगर आपको मिलेगा, मुनस्यारी मिलेगा, कौसानी चले जाइए, इस समय बहुत हर एक जगह जो अपने आप में विख्यात ही है। त्रिजुगी नारायण क्षेत्र में चले जाइए आप। इतने स्थान हैं, आप जहाँ जाएंगे आपको एक नया स्थान, अलग ही अनुभूति होगी। अच्छा, जो प्रधानमंत्री ने कहा है एक
हमने देखा कि आपका जो टेन्योर है, जो आपका ही कार्यकाल ये रहा है, इसमें ही प्रधानमंत्री का जो लगाव हम देख रहे हैं वो उत्तराखंड के लिए ज्यादा है। एक अलग युग की बात कर रहे हैं, घाम तापों का जिक्र इसमें कर दिया, शीतकालीन यात्रा का जिक्र इसमें कर दिया, और 2047 तक को लेकर भी कह रहे हैं कि एक अलग ही उत्तराखंड हम देखेंगे। तो ऐसे में लगता है कि आपको लेके कुछ ज्यादा आश्वस्त हो रहे हैं उत्तराखंड को लेकर, और पूरा जो दारोमदार है वो आपके कंधों पर रख दिया है कि अब आप संभालिए, कैसे दिशा देनी है उत्तराखंड को। देखिए, उत्तराखंड से प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव है और उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। उत्तराखंड वासियों का भी उनसे बहुत लगाव है। मैं भी एक उत्तराखंड वासी हूँ, तो पूरे उत्तराखंड से उनका लगाव है। तो स्वाभाविक है कि उसमें मैं भी आता हूँ, और मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर हूँ, और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ही मैं काम कर पा रहा हूँ। उनका आशीर्वाद भी है, उनका मार्गदर्शन भी है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि उनका जो विश्वास है, देवभूमि से जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उनका एक विजन है, उस विजन को साकार करने की जिम्मेदारी सभी उत्तराखंड वासियों की भी है। बिल्कुल। और उसमें चूंकि मैं इस जिम्मेदारी पर हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, और मैं उस जिम्मेदारी को समझता हूँ, उसको महसूस करता हूँ। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे रहे, अच्छा काम हो। अनेक चुनौतियाँ यहाँ पर हैं। हर साल आपदा की बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने होती है। बिल्कुल। किसी न किसी रूप में हमको इन सब प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उत्तराखंड हर क्षेत्र में एक नई किताब लिख रहा है। बिल्कुल, एक नई दिशा तय कर रहा है। अच्छा, ये तो हर कोई चर्चा कर चुका है, आप कितनों को पॉडकास्ट दे चुके हैं, कितनों को इंटरव्यू दे चुके हैं। मैं बस वो 10 मिनट का जो समय है, वो कहते हैं ना कि बदल देता है पूरे उसको, मैं वो जानना चाहूंगी। जब आपका जिक्र हुआ कि मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री बनेंगे पुष्कर सिंह धामी जी, क्या वो पल था और क्या हुआ था उस 10 मिनट में? किसका किसका फोन आया, कैसे क्या पता चला? अगर वो कुछ हम हमारे साथ वो शेयर करना चाहें आप लम्हे। देखिए, चूँकि ये हमारी पार्टी में ही ऐसा होता है, मुझे लगता है कि और पार्टियों में तो ऐसा कहीं मैंने सुना नहीं। चूँकि मैं स्वयं उस कैरेक्टर में रहा हूँ, उस रोल में रहा हूँ, जो सब चीज़ों से गुजरा हूँ, तो मुझे तो किसी ने भी ये नहीं बताया कि आपको जिम्मेदारी दी जा रही है। हमारी पार्टी की मीटिंग होती है, सभी विधायकों का एक जो हमारा विधानमंडल दल बैठक बुलाई जाती है, और उस बैठक में 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा तक चर्चा होती रहती है, भाषण होता है, अपने भी लोग आते हैं, और उसमें से फिर अचानक मेरे नाम को घोषित कर दिया जाता है। ऐसा कहीं हल्की सी भी चर्चा नहीं हुई कि अरे ये होंगे? क्योंकि आपका तो नाम दूर दूर तक नहीं था। कोई चर्चा नहीं हुई, और कोई चर्चा नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि देखिए, हमारी पार्टी में ही ऐसा होता है कि पार्टी का इतना अपने कार्यकर्ता पर विश्वास होता है कि उसको जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो जिम्मेदारी को पूरा कर लेगा। और मेरे पास भी, मैं नया था, मैं पहले मंत्रिमंडल में भी नहीं रहा, और इस दृष्टि से मेरे को बहुत ऐसा सरकार का भी कोई अनुभव नहीं था, लेकिन पार्टी का निर्देश था, पार्टी का आदेश था, फिर ऊपर से प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, उसके कारण से मैं राज्य के लिए ये योगदान कर पा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर फोन पे फोन आपके आए, प्रधानमंत्री जी से बात हुई, अमित शाह जी से बात हुई, सभी से, प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई। उन्होंने बताया भी, भाई अब आपको ये जिम्मेदारी अब हो गई है, अब आपको बहुत चुनौती है आपके सामने, और बिल्कुल बहुत अनुशासन में रहना है। और वो भी चुनौती तब जब बैक टू बैक मुख्यमंत्री चेंज हो रहे थे। चेंज भी हो रहे थे, और उसके बाद 6 महीने में ही चुनाव होना था। हाँ, और बड़ी जिम्मेदारी थी। और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ऐसे समय में मेरे लिए, मतलब मेरे को बहुत पाथे मिला, बहुत रास्ता मिला, तभी मैं काम कर पाया। और एक दिन भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं जिस चुनौती का सामना कर रहा हूँ, उस चुनौती को मैं पार नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी नहीं लगा। कभी भी मैं हतोत्साहित नहीं हुआ, कभी निराश नहीं हुआ। मेरे मन में पूरा उत्साह रहता था हर समय, और मैं बहुत सारे कार्यक्रम किए। एक एक दिन में मैं
4-4, 5-5, 6-6 जिलों में भ्रमण करता था, जाता था और लोगों से मिला। उत्तराखंड की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको दोबारा से सरकार बनाने का मौका दिया, अपना आशीर्वाद दिया और एक इतिहास बनाया उत्तराखंड की जनता ने। केंद्र का बहुत सपोर्ट है आपको, एक बार नहीं 2 बार विश्वास जताया गया है। आपको तीसरे बार के लिए क्या लगता है? और इसके साथ ही एक और चीज जोड़ना चाहूंगी, खटीमा से लगातार लड़े, उसके बाद फिर चंपावत का आपने किया, चंपावत में आपको जीत मिली। अब अगला जो आने वाला है 2027, खटीमा या फिर चंपावत या कोई और चैलेंजिंग वाली जगह? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी तो चुनाव में समय है, लेकिन मैं उत्तराखंड की जनता का बहुत आभारी हूँ, बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हर चुनाव में अभी मेरे को जब से जिम्मेदारी मिली है, सभी चुनाव, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, फिर लोकसभा के चुनाव हों, नगर पालिका हो, नगर निगम के चुनाव हों, उसके बाद जिला पंचायतों के चुनाव हों, उपचुनाव हों, सभी चुनावों में जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है, समर्थन मिला है। और खटीमा की जनता ने मेरी शुरुआत करवाई, मैं उनका भी, चूँकि मेरा पहली बार विधानसभा में मैं वहीं से गया। चंपावत का इसलिए कि चंपावत के लोगों ने 94% मत देकर मेरा बहुत हौसला बढ़ाया कि उससे पहले चुनाव में मैं जीत नहीं पाया, तो उसको भी जो है वो उन्होंने पूरी तरह से मेरे मनोबल को भी बहुत बढ़ाने का काम किया, मेरा बहुत प्रोत्साहन किया। और मेरा एक एक क्षण और एक एक पल देवभूमि उत्तराखंड को समर्पित है। और मेरी पार्टी जब भी जो भी मुझे आदेश करती है, जहाँ भी पार्टी मेरे को ठीक समझती है, लगाती है, मैं वहाँ पर भी अपना योगदान देता हूँ। चंपावत का मैं विधायक हूँ, मेरा हर संभव प्रयास रहता है कि चंपावत एक आदर्श चंपावत बने। चंपावत चूँकि एक सीमांत क्षेत्र है, गुलजू का जन्म स्थान है, बिल्कुल, और वो स्थान किसी समय में वहाँ की राजधानी हुआ करती थी राजाओं की, तो उस स्थान का जो एक अपना वैभव रहा है। और आज चंपावत आगे बढ़ रहा है, वहाँ क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और आगे भी आगे बढ़े, यही मेरा प्रयास रहेगा। अब आपकी छवि की मैं बात ये कर रही हूँ, हमने बिहार चुनाव देखे, कैसे आपकी जो डिमांड है वो वहाँ पर बड़ी है। अब तक हम योगी जी का नाम वैसे कई जगह सुनते थे, हम इतने सालों मीडिया में रहे हैं तो सुनते थे कि योगी जी यहाँ पे स्टार प्रचारक। अब धामी जी स्टार प्रचारक हैं, वो जाते हैं बिहार, फिर वो जाते हैं गुजरात, हर एक स्टेट में आपकी डिमांड, फिर अभी आंध्र में भी होके आए हैं, वहाँ भी धाकड़ धामी की छवि हमने देखी किस तरह से। आपको लगता है कि अब टाइम आ गया है कि आपको लोग बहुत अलग नज़रिए से देख रहे हैं, एक अच्छे कदकाठी के तौर पर देख रहे हैं, और हम ये जिस तरह की चीज़ें बन रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जल्द ही शायद केंद्र के लिए जो रास्ता है वो साफ होता हुआ आपके लिए? मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, पार्टी चुनाव में भेजती है, अन्य कार्यक्रमों में भेजती है, वो मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। आगे भी पार्टी भी जहाँ भी भेजेगी, जहाँ भी काम के लिए कहेगी, वहाँ जरूर मेरे को जाना ही है। क्योंकि आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता है, ऐसे में गांव जाना, जैसे आपने कहा कि अभी आप अपनी माता जी के साथ गए थे, कैसा वो एहसास है इतने समय बाद वहां जाना, और वो एक ऐसे पद के ग्रहण करने के बाद वहां पर जाना, कैसा लगा? कैसा वो जुड़ाव वहां के लोगों से हो पाया? नहीं, जुड़ाव तो मेरा था पहले से भी, क्योंकि मैं लगातार दोनों ही में, चूँकि बचपन में जहाँ पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र टुंडी बारमो में पैदा हुआ, वहाँ के लोगों से भी हमेशा जुड़ाव रहा, निरंतरता में रहा। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत आना जाना, लेकिन मैं आज से लगभग 20 साल पहले मैं पहले विधानसभा की तैयारी में, उस समय युवा मोर्चा का अध्यक्ष होता था, तब भी मैं गया था वहाँ, पैदल भ्रमण मैंने पूरे क्षेत्र में किया था। हाँ, लेकिन ये था कि मैं वहाँ पैदा हुआ, फिर खटीमा में मैंने कुछ समय पढ़ा, फिर मैंने कुछ समय सागर मध्य प्रदेश में पढ़ा, पिताजी वहाँ सेना में थे, फिर मैंने उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ में पढ़ा, फिर मैंने कुछ पढ़ाई खटीमा में फिर से करी इंटर कॉलेज में। तो ऐसे कई स्थान हो गए मेरे, घूमता रहा, हर जगह जगह जाता रहा। तो मन में बहुत दिनों से था कि मैं अपने जन्म स्थान पर जरूर जाऊं। तो मैं अचानक कार्यक्रम बन गया मेरा, जौलजीबी का वहाँ मेला होता है, भारत तिब्बत मेला, उस मेले में जाना था। तो मैंने माँ से भी बोला कि मैं कल वहाँ जा रहा हूँ, आप भी चलो मेरे साथ। तो पहले तो तैयार नहीं हो रही थी, फिर मैंने उनको कहा तो तैयार हो गई, सवेरे 7 बजे हम लोग तैयार हो गए, वो भी गई। तो वहाँ जाकर जब मैंने देखा कि मैं आज से 45 साल पहले वहाँ से आ गया, छोटा था मैं, 4 साल का, 4.5 साल का,
और पूरा किस प्रकार का वहाँ का दृश्य देखा, पूरा हिमालय इतना ठंडा हो रहा था वहाँ नवंबर के महीने में, और मेरे को बहुत सारे चीज़ें याद भी आ रही थी, एकदम से भावुक भी हो रहा था। ऐसा लगा कि अब भावुक बहुत जल्दी हो जाते हैं। हल्द्वानी का एक कार्यक्रम मुझे याद है, जब सैनिक सम्मेलन कुछ कार्यक्रम था, पिताजी की तस्वीर दी गई तो आप वहाँ पर भी भावुक हो गए। वो माँ पिता से जुड़ा हुआ, और मैंने देखा है कि उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, और मैं आज देखता हूँ कि जब भी उनका स्मरण करता हूँ तो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, और अपने कठिन समय में भी अच्छे शिक्षा संस्कार दिए हैं, बहुत अनुशासन हमने सीखा है, बहुत उनको संघर्ष करते हुए देखा है, तो वो सब स्मृतियाँ आती हैं, तो उसके कारण से थोड़ा मनुष्य होने के कारण से स्वाभाविक रूप से हो जाता है। वहाँ भी मैंने देखा कि श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब मनुष्य पैदा होने से पहले जब उसका जन्म होता है, जब वो माँ के पेट में आता है, एक प्राणी के रूप में उसका जीवन शुरू होता है, तो वो एक कठिन समय होता है। बिल्कुल। क्योंकि उसको सांस भी माँ के साथ लेनी होती है, भोजन भी उसी में जाता है, और पड़ा रहता है, एक मतलब वो एक बड़ा कठिन समय हर एक मतलब जन्म लेने वाले के लिए होता है। हाँ। प्राणी मनुष्य के रूप में जब आता है, तो इसलिए कहते हैं कि उसके बाद जब उसका जन्म होता है तो वो उसके लिए बहुत मतलब स्वर्ग होता है। तो इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी लक्ष्मण जी से कहा था, जब उन्होंने कहा कि यहीं रहते हैं, जब उन्होंने रावण का दहन हो गया, रावण को जब उन्होंने मार दिया, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने तब लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान है। बिल्कुल। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरिये से, यानी कि जननी जो है, जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान है, तो उस स्थान पर पहुंचा, तो ऐसा होना मेरे लिए भी स्वाभाविक है। हाँ। अच्छा, दो चीज़ें मैं बहुत जल्दी जल्दी चाहूँगी कि आप चीज़ें क्लियर कर दे। एक, हाल फिलहाल में जो हमने देखा कि पेपर लीक को लेकर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ, और एक करप्शन को लेकर जिस तरह से आपकी जो सरकार है वो अलर्ट है। हम देख रहे हैं हर हफ्ते में 2 मामले तो इस तरह के आ ही जा रहे हैं कि जब करप्शन हो रहा है, पकड़ा जा रहा है। देखिए, ये चूंकि हमने बिल्कुल संकल्प लिया है कि करप्शन को बिल्कुल समाप्त करना है, चाहे वो जिस स्तर का हो, और इसीलिए हमने 1064 एक टोल फ्री नंबर हमने जारी किया। उस पर कोई भी शिकायत करेगा, फोन करेगा, उसकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी, उसका नाम नहीं बताया जाएगा, और जहाँ से भी शिकायत मिलती है मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग करता हूँ। पहले यहाँ एक धारणा थी कि ऐसे मामलों में कहीं भी करप्शन की शिकायत आती है, भ्रष्टाचार होता है, तो छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हो जाती है, बड़े बड़े से छूट जाते हैं। हमने इस धारणा को भी बदला है, चाहे अब वो IAS हो, PCS हो, IFS हो, किसी स्तर का भी कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अपने काम पर कहीं भी भ्रष्टाचार करेगा, कोई अनियमितता बरतेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ऐसे 200 से भी ज़्यादा मामलों पर पिछले 3-3.5 सालों में कार्रवाई हुई है, और इस कार्रवाई को लगातार अनवरत रूप से जारी रखा जाएगा, क्योंकि हम पारदर्शी व्यवस्था चाहते हैं। लोगों को काम करवाने के लिए परेशान न होना पड़े, कहीं रिश्वत न देनी पड़े, कोई भ्रष्टाचार का सामना न करना पड़े, ये हमारा संकल्प है। ठीक है। बहुत लंबा कार्यकाल आपका हुआ है, उसके लिए तो पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विपक्ष के साथ साथ ही ऐसी कई बार सुगबुगाहटें सामने आती हैं, शायद धामी जी अपना टेन्योर पूरा ना कर पाए, इस तरह के, उनको कुछ आप कहना चाहेंगे? कुछ तो कहते हैं कि हमने हाथ देखा, हमने कुंडली देखी, तो उनको कुछ नहीं, मैं अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि आप ही जैसे लोग, जो लोग ये पॉडकास्ट करते हैं, मीडिया करते हैं, दिल्ली में घूमते हैं, बड़े बड़े शहरों में घूमते हैं, हाँ। वो वहीं से चला देते होंगे। ऐसी पार्टी में तो कोई बात नहीं होती, और ये मैं तो पहले दिन से जब से बना था, हाँ। पहली बार बना तो मुझे लोग बोल रहे थे कि 6 महीने में पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे ये भी, और उसके बाद दोबारा भी मैंने शपथ ली उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से, हमारे पार्टी के हाईकमान से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से।
तो हर महीने की एक डेट दे दी जाती थी हाँ। कि इस महीने की इतनी तारीख को हटने और वाले फिर हैं। 4 नाम चल जाते थे। 4 नाम चलते हैं, कभी 10 नाम चल जाते थे। ये अब कौन क्या है सब, इस पर देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान आप लोगों को भी नहीं देना नहीं, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब नॉन सीरियस बातें हाँ, हैं। हम लोग हाँ। काम करने पर विश्वास करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या-क्या लोग बोल रहे हैं। देखिए कैसे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, कैसे हताशा निराशा में उनके लिए किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। हुँ, तो मैं समझता हूँ ये इसी प्रकार के तंत्र हैं जो फेक नैरेटिव गढ़ने का काम करते हैं, टूल किट हैं। देश की जनता ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रही है हुँ, हर चुनाव में, इसीलिए एनडीए भाजपा की सरकारें बन रही। हुँ। अच्छा सर, एक छोटा-सा, मुझे 5 मिनट का समय, मुझे पता है कि मुझे बार-बार बोला जा रहा है। मीम्स के बारे में आप तो जानते होंगे, जिस तरह से मीम्स आजकल चलते हैं। अभी कुछ पहले कहा था कि धीमे-धीमे नहीं, धामी-धामी। तो इस पर आपका कोई रिएक्शन? नहीं, देखिए सब लोगों का अपना-अपना सोच है, अपने-अपने हिसाब से करते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि देखिए सबके अपने मन की भावनाएँ हैं। हाँ। जो जैसा देखता है, जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। हुँ, बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि नज़रें बदल दीजिए, नज़ारे बदल जाएँगे, खुद को बदल दीजिए, सितारे बदल जाएँगे। हुँ, अरे कश्ती बदलने से क्या फ़ायदा? दिशा बदल दीजिए, किनारे बदल जाएँगे। वाह! अच्छा, एक मैं लास्ट सवाल ही पूछूँगी। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इससे पहले आपने कइयों को दिया होगा। आपको कुछ हम जैसे लोगों से कुछ बोलना है कि ऐसे मत करो या ऐसे मत पूछो, जैसे अभी आपने कहा नहीं, मैंने जाना, मतलब ऐसे कुछ आप कुछ कहना, हमें हिदायत देना चाहें? मैंने ऋतु जी बहुत लोगों को नहीं देता हूँ पॉडकास्ट में, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मेरा वैसा भी नहीं है। हाँ, हाँ। आप लोग जो सरल होते हैं, सहज होते हैं, अब मैं अपनी तरह जिनको देखता हूँ, जी। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मैं भले ही इस ज़िम्मेदारी पर हूँ, लेकिन मुझे सबसे पहले लगता है कि मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ, सामान्य बिल्कुल। स्थितियों, परिस्थितियों में बड़ा हुआ हूँ। तो मैंने अपने आप को वैसे ही रखा है, इसलिए मैं सामने वालों से भी यही चाहता हूँ कि सहजता रहे, साफ कोई रहे, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा वो ना रहे। और अच्छा है आप लोग यहाँ के सरोकारों से जुड़े हैं, यहाँ की संस्कृति से जुड़े हैं हुँ, और ऐसी चीज़ों को ला रहे हैं सामने जो लोग जानना चाहते हैं, सुनना जी। चाहते हैं। जी, मेरी जी। बहुत शुभकामनाएं यही आप लोगों को। आपके जो विचार हैं ना, यही बताते हैं कि कितनी सादगी है और जन चेतना से वो किस तरह से यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और देखिए, पहाड़ की मिट्टी हमेशा कहती है कि बोलो कम, करो ज़्यादा, और वो मुझे तो कहीं न कहीं आज ये नज़र आया। और हम जो कार्यकाल देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी का, तो वो दिख रहा है और वो होता हुआ भी दिख रहा है। अब बाकी जो है, उत्तराखंड की जो दिशा है, वो आपको तय करनी है। और उम्मीद है कि आपके निर्देश से ही जो हमारा पहाड़ है, जो हमारा उत्तराखंड है, वो और लोगों तक, जन-जन तक जाएगा और देश-विदेश तक अपना नाम कमाएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और हमारे साथ पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद आप।